समझते हैं कि मैं कुछ बता सकता हूँ तो कृपया बैठ जाइए। देखिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं सिखाऊंगा आपको। ज्योतिष आप जानते हैं, सभी मुझसे ज्यादा विद्वान हैं। देखिए, ज्योतिष में कुछ नियम ऐसे हैं जो किसी पुस्तक में नहीं है। गुरु शिष्य की परंपरा से वो हजारों सालों से चले आ रहे हैं। तो आप में से 10 जमा 4 का नियम कितने लोग जानते हैं? ज्योतिष में फलित करने का अद्भुत नियम है। किसी भी घटना का समय निकालने का अद्भुत नियम है। 10 जमा 4 से फलित कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। किसी भी घटना का समय निकालने का, विषोत्री भी नहीं देखनी है, कोई दशा भी नहीं देखनी है। लगन कुंडली है तो आप बता सकते हैं आपकी शादी कब हुई, आप पहली बार कब कमाने लगे, आपका मकान कब बना। बिल्कुल आसान नियम है। देखिए, सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। जो भी लोग पंडाली कब हुई या कब होगी, विषोत्री दशा भी नहीं है। हाँ, कुंडली, क्योंकि ज्योतिष का प्रसार बढ़ा है तो लोगों को याद है मेरा लग्न ये है, इस भाव में ये बैठा है, तो कहीं से भी एक नैपकिन लेंगे, उस पर लिख कर ले आएंगे, कुंडली आपको पेश कर देंगे। बताइए, इस स्थिति में आप सिर्फ कुंडली देखकर 3-4 अद्भुत बातें बता सकते हैं। उसके जन्म की तारीख बता सकते हैं, वो उसने लिखी नहीं है। जन्म का समय, जन्म का महीना। प्रभारी क्षमा प्रार्थना, 1 मिनट के रोकना चाहूंगा। 1 मिनट मैं रिक्वेस्ट करूंगा नम्रता जी और वर्षा जी से, प्लीज आप इनके स्थान ग्रहण करें, वो स्थान ग्रहण करें प्लीज। तो चलिए, पहले आपको बताता हूं शादी कब हुई या प्रथम आकर्षण कब हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि आपको सिखाएंगे कि होंठ देखकर कैसे बताओगे कि शादी कब हुई। तो ये जो 10-4 का नियम है, ये उसी कड़ी में है। तो शादी कब हुई? 7वें भाव की राशि देख लीजिए। 7वें भाव की राशि देख लीजिए। मान लीजिए 7वें भाव में मेष राशि है, तो उसमें 10 जोड़िए, तो 11 वर्ष में तो शादी होगी नहीं। ये हो सकती है। बाल विवाह तो सरकार ने बंद की, तो अब हम इसमें 4 जोड़ेंगे, तो 15 में भी पॉसिबल नहीं है। 15 में तो अभी उसने 10th पास किया। फिर 4 जोड़िए, 19, 23, 27। तो 19 वर्ष की आयु में उसको प्रथम आकर्षण हुआ। ये शादी भी पॉसिबल है। 19 वर्ष में तो शादी कर देते, नहीं तो उसका प्रथम आकर्षण हुआ अपोजिट जेंडर के प्रति। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तीसरे भाव का स्वामी छठे में है, तो नाना के परिवार में ही हो गया प्रथम आकर्षण। शादी नहीं बोल रहा हूं, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन। 19, 23, 27, 31 सभी शादी से संबंधित साल है। अगर 7वां भाव अशुभ है तो इन्हीं वर्षों में लगाव होगा। बिल्कुल आसान सा नियम। अब इसी नियम में आगे आता है, आपको सिर्फ लिप्स देखने हैं, होंठ देखने हैं, और आपको बताना है कि इसकी शादी किस वर्ष में हुई, या इसे प्रथम आकर्षण किस वर्ष में। तो लगन आपके चेहरे से दिखता है। लगन की राशि आपके चेहरे से दिखती है कि ये मैडम मेष लगन की है, ये मैडम का लग्न शुक्र है। तो मान लीजिए शुक्र की राशि है 7 नंबर, वो प्रथम भाव में है, तो 7वें भाव में कौन सी राशि होगी? गिनिए, 1 नंबर होगी।
उसमें फिर 11, 15, 19, 23, तो प्रथम आकर्षण 19 वर्ष में, आगे 23 में, 27 में। आपका जो ऊपर का होड है ये आपका ज्ञान दिखाता है, अपर लिप। लोअर लिप आपकी इंटीमेसी दिखाता है अपने जीवन साथी के प्रति। ये कुंडली के विषय है, लेकिन हम उसे चमत्कार दिखा रहे हैं। तो आप उसे बोलिए भैया आपका तो प्रथम आकर्षण 19 वर्ष में हो गया, 23वें वर्ष में शादी हो गई, तो ये ठीक होगा। आपने क्या देखा? सिर्फ कुंडली। और कुंडली भी नहीं देखी, अगर आपका अभ्यास है, आप चेहरे से लगन जान सकते हैं, तो फिर सिर्फ और देखिए। प्रथम भाव में अगर शनि है, उसकी 7वें पे दृष्टि है, तो भी कट्स लवली नहीं होंगे, ओठ मोटे होंगे। सूर्य की फेस रीडिंग का मैंने आपको डाला है ग्रुप में, पढ़िएगा आप। ये आपको मैंने एक नियम बताया। अभी बात चल रही थी हथेली की, केमिस्ट्री पर लोग बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, सभी ज्ञानी हैं। तो सभी 9 ग्रह है और 12 राशि आपके हाथ पर है। किसी के हथेली पर कहीं भी तिल है तो वो हाथ खड़ा कर लीजिए। कहाँ है वहीं से बता दीजिए। सूर्य पर्वत पर है। सूर्य और शनि, देखिए पहले तो इसका सूर्य और शनि की जो दूरी है ना, नहीं, किस पर्वत पर है? सूर्य के नीचे, शनि के नीचे। देखिए शनि और राहु की दूरी आपकी कुंडली में 60 अंश से ज्यादा नहीं है। देखिए आपका चेहरा भी कुंडली है, हथेली भी कुंडली है, आपकी सारी कुंडली आपके शरीर पर है। अभी कल आपको मैंने बताया कि समस्या सुनिए और दिल बताइए। अब चलते चलते आपको किसी की हथेली नजर आ गई, बात करते जैसे मैं ऐसे हाथ कर रहा हूं या आपके सामने वाला ऐसे हाथ कर, तो एग्जाम्पल है, ये तिल विज्ञान है। तो तिल विज्ञान में यहाँ मीन राशि है, ये 12 राशि है, इस उंगली पर है ना, 12 की 12 राशि। आपको एक चित्र डाला है ग्रुप में, देखिए प्लीज। आपको एक हथेली का चित्र हमारे सम्मेलन के ग्रुप में डाला है। तो अब क्या है, आपको पता चला कि मीन राशि में तिल है, तो आप उन्हें बोलिए भैया आपकी कुंडली में मीन राशि में कोई ग्रह अशुभ बैठा है, क्योंकि तिल कब होगा। देखिए बहुत सारे ग्रंथों में तिल के बारे में बहुत अजीब अजीब लिखा है, यहां तिल है तो कंगन मिलेगा, यहां तिल है, ऐसा कुछ नहीं है। तिल से अगर आपको फलित करना है तो आपको कुंडली चाहिए ही चाहिए। और समस्या से तिल बताना है, फिर कुंडली नहीं चाहिए। बिल्कुल आसान है। फेस रीडिंग और तिल विज्ञान आपस में भाई बहन है। कल आपको तिल विज्ञान के बताए ना, सभी 12 भाव आपके चेहरे पर ही। प्रथम भाव यहां है, माथे का ऊपरी हिस्सा। दूसरा भाव राइट आई, तीसरा भाव राइट ईयर, चौथा भाव ये आईब्रोज के बीच का जो स्थान है ना, ये आपकी कुंडली का चौथा भाव है। ये फेस रीडिंग के भाव है, तिल विज्ञान के भाव कल बता दिए थे। सभी 12 भाव आप कुंडली में कैसे देखोगे और चेहरे पर कैसे देखोगे। तो अब आपको अपनी माता से कैसे संबंध है, प्रॉपर्टी कैसी है, माता से आर्गुमेंट तो नहीं करते, माता से इंटीमेसी है या नहीं, तो कहां से देखोगे। सिर्फ आपको ये आईब्रोज के बीच में, दोनों भावों के बीच में जो स्थान है, ये चौथा भाव है। बिल्कुल नई बातें हैं, आपको नई लग सकती है। अभी मैंने शुरू ही ऐसे किया था। देखिए ये 10 चार का नियम है ना, इसके बारे में थोड़ा सा रावण संहिता में लिखा है बस, नहीं तो 10 चार के नियम का किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है।
किसी भी घटना की प्रेडिक्शन करने के लिए यही नियम लगेगा। चलिए मैं पहले चेहरे के भाव कंप्लीट करता हूं, फिर ये 10-4 का नियम आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। 5वां भाव आपकी पलक है। किसी फीमेल को पुत्र संतान है या नहीं, किसी का एजुकेशन लेवल क्या है, तो आपको सिर्फ उसकी आईलिड्स देखनी है, पलकें देखनी है। 6वां भाव आपकी ये नेकबोन है राइट साइड की। देखिए नेकबोन इसको बोलते हैं वैसे, जो ये शोल्डर पर, लेकिन फेस रीडिंग में नेकबोन ये है जो हमारी गर्दन को धड़ को जोड़ती है। ये 6वां भाव है। यहां से देखकर भी आप बता सकते हैं कि इसे पुत्र है या नहीं है, कोई कुंडली नहीं चाहिए। 7वां भाव आपके लिप्स है। देखिए वैदिक से जुड़ा हुआ है। अश्विन नक्षत्र यहां होता है, पुनर्वसु यहां है, पुष्य यहां है, अश्लेषा यहां है, आर्द्रा यहां है, पूर्वाभाद्र, यानी सभी 21 नक्षत्र, सभी 27 नक्षत्र कालपुरुष के शरीर पर है। तो आप कालपुरुष के रिप्रेजेंटेटिव हो, देवरूप हो। सभी 12 राशि भी आपके शरीर पर ही है, तो कालपुरुष भगवान विष्णु का रूप है और सभी मानव देवरूप है। तो हम कहां थे? 6ठे भाव पर। 7वां भाव आपके लिप्स है। तो आपके पारिवारिक रिलेशन, आपके अपने पार्टनर से रिलेशन, आपके अपने जीवन साथी से रिलेशन, ये सब 7वें भाव से देखते हैं। देखिए ये पुनर्वसु नक्षत्र है गुरु का, इसका स्वामी गुरु है। ये पुष्य नक्षत्र है शनि का। जो गुरु और शनि के मध्य की चीज है, जहां हमारी मूंछ होती है, ये गुरु और शनि का कंबाइंड क्षेत्र है। कुंडली में गुरु और शनि की क्या स्थिति है? कोई स्त्री जैसा पुरुष है, यानी किसी पुरुष का स्वभाव स्त्रियों जैसा है। कहां से देखोगे? यहां से। कोई स्त्री पुरुषों जैसी है, कहां से देखोगे? यहां से। क्योंकि गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है। गुरु पुरुष ग्रह है, शनि नपुंसक है, और गुरु और शनि जब जुड़ेंगे तो पति पत्नी का जोड़ा तो बनेगा नहीं। क्या बनेगा? एक नपुंसक और एक पुरुष का, या एक नपुंसक और एक स्त्री का जोड़ा बनेगा। तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये जो सामने मेरे बैठा है, ये महिलाओं जैसा पुरुष है या ये महिला पुरुषों जैसी है। बिल्कुल आसान नियम है फेस रीडिंग के। 8वां भाव आपकी लेफ्ट नेक बोन। देखिए 6ठा भाव 5वें का लाभ स्थान है। तो 6ठे भाव से पुत्र क्यों देखोगे आप? मैंने कहा ना, यहां से पुत्र देखिए, बताइए कि इस फीमेल को मेल बेबी है या नहीं है। इसका 6ठा भाव 5वें का लाभ स्थान है। ऐसे ही 8वां भाव 7वें का लाभ स्थान। तो ससुराल से क्या मिलेगा? धन कितना मिलेगा? पत्नी से, जीवन साथी से। तो आपको ये इस नेकबोन पर ध्यान रखना। अभ्यास से आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं। 9वां जो भाव है, अभी आपको मैंने क्या कहा, पहला भाव है फोरहेड का अपर पार्ट। 9वां भाव क्या है? भावों के बिल्कुल ऊपर जो हमारा माथा है, ये 9वां भाव है। 10वां भाव आपके चिक्स है, कैरियर से रिलेटेड है। किसी का भी कैरियर जब स्टेबल होता है ना, सबसे पहले उसके गाल भर जाते हैं। अगर वो पिचका हुआ भी है तो यहां चल भी आ जाएगी। और किसी को लेडीज को डिंपल है या किसी जेंट्स को डिंपल है, उनके भी पति केयरिंग नहीं होते। डिंपल लवली स्पोर्ट नहीं है, राहुल गांधी के है। देखिए तो हमारे मोदी जी को भी है। जो ये गाल के डिंपल है ना, ये जीवन साथी आपको सिर्फ सुविधा देता है। गाल में अगर डिंपल है तो जीवन साथी हर सुविधा बना देगा आपके लिए, क्या खाओगी, क्या पहनोगी, लेकिन एक एंटीमेसी जो होती है वो नहीं बनेगी। बिल्कुल सिंपल नियम है। 11वां भाव हमारा लेफ्ट ईयर है और 12वां भाव हमारी लेफ्ट है। 3रा भाव पराक्रम होता है और 11वां भाव इनकम है। तो ये दोनों कान से देखे जाते हैं। फेस रीडिंग की पीडीएफ मैंने आपको डाल दी, इंग्लिश में है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके
12 ही स्टेप होते हैं फेस रीडिंग के। टोटल देखिए भाव भी 12 है, 12 भाव फेस पर कैसे हैं ये आपको बता दिया। फेस रीडिंग करोगे कैसे, इसके भी 12 ही स्टेप है। तो पहला स्टेप है फोरहेड। जब आप किसी की फेस रीडिंग शुरू करते हो सबसे पहले उसका फोरहेड देखेंगे। सेकंड देखेंगे स्पेस बिटवीन आईब्रोज, ये जो तो आपकी भवों के बीच का स्थान है, यदि ऊपर से नीचे को आना है। फेस रीडिंग के नियम है, कुछ भी हवा में नहीं बोल दोगे। जो ज्योतिष के नियम है ऐसे ही मुखाकृति विज्ञान के नियम है, वैदिक से जुड़े हुए हैं। आपकी नाक अच्छी नहीं है या नाक चेहरे की एवरेज में नहीं है तो पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का है, तो गुरु की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है। आश्लेषा नक्षत्र बुध का है, वो यहाँ चिन्ह पर होता है, बुध बचपन है। अगर चिन्ह में डंप है तो बचपन हार्डनेस में बीता। सिंपल नियम है ये। तो इसमें हम आपको जादू, देखिए सामने वाला चमत्कार चाहता है, आप भी चमत्कार कर रहे हो, लेकिन वैदिक में कोई चमत्कार नहीं होता। वैदिक गणना आधारित है, कैलकुलेशन बेस्ड है। फेस रीडिंग है, तिल विज्ञान है, वैदिक है। सबसे पहले जो जोशी हुए हैं, अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे सूर्य भगवान, चलिए उनके ज्ञान को भी नमस्कार करता हूं। सबसे पहले जोशी हुए भगवान कार्तिकेय जी। देखिए यहां मैं अद्वैतवाद नहीं फैला रहा हूं, यानी शिव के प्रति ब्राह्मण वर्ग में उतनी श्रद्धा नहीं है जितनी विष्णु के प्रति। राहु को तो हमारे सनातन में 4 ही वर्ण है, लेकिन राहु को उन 4 वर्णों में नहीं रखा। राहु को बोलते मलेच्छ है, मुसलमान है। राहु के पिता का भी जिक्र नहीं करते। राहु का जहां नाम लिखेंगे सिंह का पुत्र ही कहेंगे, विपरचिति को भूल गए हैं। कितने लोग राहु के पिता का नाम जानते हैं? क्योंकि मुसलमान लोग माता का ही नाम बताते। उनका ज्योतिष देखने की विधि भी यही है कि आप अपनी माता का नाम बताइए, अपना नाम बताइए, हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो राहु को मलेच्छ बोल दिया तो उसके पिता का नाम ही इतिहास में से गायब कर दिया। राहु के पिता का नाम है विपरचित्री, सिंहिका का जो पति। लेकिन कहीं भी आप देखोगे सिंह का पुत्र ही लिखा है। राहु की कहीं भी आप डेफिनेशन देखिए तो सिंह का पुत्र लिखा है। तो भगवान कार्तिकेय जी को प्रथम जोशी मानने को तैयार नहीं है। समुद्र शास्त्र आपको जो ये तिल विज्ञान में बता रहा हूं या जो ये मुखाकृति का ज्ञान बता रहा हूं, ये समुद्र शास्त्र की बातें हैं। कार्तिकेय जी ने एक पुस्तक लिखी, उसी समय भृगु जी पुस्तक लिख रहे थे। कार्तिकेय जी और भृगु जी का मिलन हुआ तो कार्तिकेय जी ने अपनी पुस्तक सुनाई तो भृगु जी बिना कुछ कहे वहां से आ गए। कार्तिकेय जी को लगा ऋषि का अपमान हुआ है, ब्राह्मण का अपमान हुआ है। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा पता कर। उन्हें लगा भृगु जी भी एक पुस्तक लिख चुके हैं, तो कार्तिकेय जी ने भृगु जी का सम्मान करते हुए, ब्राह्मण का सम्मान करते हुए, एक ऋषि का सम्मान करते हुए अपनी पुस्तक समुद्र में डाल। देखिए ऋषि का जो मन है ना, वो बालक की तरह होता है। वो मिनट में रूठ जाते हैं, मिनट में दयालु हो जाते हैं। तो ये कथा है। कथा में ऐसा आता है कि भगवान भृगु ने अपनी तपस्या से समुद्र को मानव रूप में प्रकट किया और कार्तिकेय जी की पुस्तक लौटाने के लिए कहा। तो ऐसा कथा में आता है कि समुद्र देव ने वो सारी पुस्तक पढ़कर सुनाई। भृगु ऋषि के शिष्यों ने उसे लिखा और वो पुस्तक समुद्रिक शास्त्र के नाम से हम पढ़ते हैं। अवेलेबल है मार्केट में।
समुद्र शास्त्र कुछ भी नियम मेरे बनाए हुए नहीं है। तिल विज्ञान में हमने कामसूत्रा का भी हेल्प लिया है। कामसूत्रा के जो लास्ट चैप्टर है ना, उसमें भी आपके अंग के बारे में लिखा है। जो हमारी दुर्गा सप्तशती में देवी का अवतार है, उसमें भी दुर्गा देवी के अंग देवताओं के तेज से बने हैं, तो उसका भी तिल विज्ञान में हमने उपयोग किया। नारद संहिता में भी, यानी तिल विज्ञान एक शोध किया हुआ है, यानी पुस्तक कॉपी की हुई नहीं है मेरी। उसमें आप एक भी नियम ऐसा नहीं बताओगे कि आप कहोगे वहां से उठाकर यहां लिख दिया। सभी नियम नए हैं। 27 नक्षत्र आपके शरीर पर है। जन्म नक्षत्र में चंद्रमा जिस ग्रह के नक्षत्र में, वो ग्रह अगर ठीक नहीं है तो काल पुरुष के शरीर पर वो नक्षत्र जहां है वहां विकृति होगी, वहां तिल होगा, वहां रोग होगा। मैं आपको प्रेडिक्शन के ढंग क्यों नहीं बता रहा, मुझे पता है, आप जानते हैं, आपको पता है सूर्य क्या फल देता है, चंद्रमा क्या फल देता है, युति क्या, वो नहीं मैं बता रहा। आपको मैं प्रेडिक्शन करने का एक मेथड बता रहा हूं। प्रेडिक्शन सिखा नहीं रहा, प्रेडिक्शन आपको अभ्यास से आएगा। एक है मैं बताऊंगा, उसके बाद समय हो गया। कुंडली कितने लोगों ने सुनी? आधान लगन कुंडली कितने मित्र जानते हैं? आधान लगन कुंडली बन सकती है। आधान का मतलब होता है जब आप कंसीव करते हैं, गर्भाधान के समय की कुंडली पॉसिबल है? बोलिए। लेकिन हमारे वैदिक ऋषियों ने लगन कुंडली से आधान लगन कुंडली बनाने का ढंग लिखा है। जितने भी पाठ्यक्रम चलते हैं ना अलग अलग संस्थानों के ज्योतिष, उसमें आधान लगन कुंडली छोड़ गए। 12 वर्ष तक आपको बच्चे की कुंडली से प्रेडिक्शन नहीं करना। बच्चा ज्यादा बीमार हो गया, अब क्या करोगे? उस बच्चे के लिए जो फलित करना है वो आधान लगन कुंडली से होगा। कंसीव समय की कुंडली कैसे बनाओगे? तो बहुत आसान है। अपना जन्म नक्षत्र देखिए, 280 दिन पहले वो नक्षत्र जिस दिन था उस दिन किसी भी समय की कुंडली बनाई। प्रधान कुंडली का लगन वो नहीं रहेगा जो आपका लगन है। प्रधान कुंडली में लगन बदल जाएगा, क्योंकि लगन कुंडली में तो सूर्य से आपके जन्म का समय बता रहे हैं, तो कंसीव का वही समय नहीं होगा ना। आधान लगन कुंडली में सूर्य उस राशि से 9वें भाव में या 8वें में, और बहुत रेयर केस में 7वें भाव में आएगा। और गुरु और सूर्य जितनी दूरी पर है उतना आगे लगन ले जाइए। यानी गुरु से सूर्य की दूरी जितनी है अब फलित कीजिए, बच्चे का रोग ठीक हो जाएगा। देखिए माता किस समस्या में थी उस समय, वैदिक रीति से संभोग किया गया या नशे में ही कर लिया गया, या अनप्लैन्ड बेबी है, माता पिता चाहते नहीं कि ये बच्चा पैदा हो, गलती से हो गए, तो ये कहां से पढ़ोगे? आधान लगन को। लास्ट खत्म करता हूं, मुंथा राशि। मुंथा राशि कितने लोग जानते हैं? हमारी दीदी जानती हैं, आशा जी। मुंथा राशि और कितने लोग जानते हैं? आप तो सब कुछ जानते हो सर। मुंथा राशि जन्म समय में, जन्म वर्ष में आपके प्रथम भाव में होती है। हर साल
अगले भाव में चली जाती। जब आप वर्षफल कुंडली बनाते हो तो उसमें मुंथा दिखाइए आप। मुंथा जहां है, जिस भाव में है, वैसा वर्ष बीतेगा। वर्षफल के फलित के दूसरे ढंग आप यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मुंथा से आपको तुरंत पता चलता है ये वर्ष कैसे जाएगा। आमतौर पे जो आपके परमानेंट क्लाइंट है वो आपके जन्मदिन के समय या एक दो दिन पहले या बाद में आ जाते हैं, सर मेरा जन्मदिन है परसों, बताइए अगला साल कैसे बीतेगा। तो वैदिक देखिए लाल किताब में भी एक वर्षफल कुंडली बनती है, उसमें एक सारणी दी है। अच्छा, देखिए एस्ट्रोटॉक भी हमारी है, एस्ट्रोलॉजी 24 जो ऐप है वो भी हमारी है। तो जो लोग हमारी ऐप पर सर्विस एस्ट्रोटॉक पर देते हैं उन्हें भी धन्यवाद। जो एस्ट्रोलॉजी 24 से हमारी फ्री एस्ट्रोइड से जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। देखिए हम लोग सोशल सर्विस कर रहे हैं। आपकी गली में भी एक विद्वान बैठा है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है कोई पंडित जी हो, लेकिन आपका कस्बा छोटा है, शहर छोटा है, तो वो विद्वान वहां रह लेगा। जो वास्तविक विद्वान है वो गांव छोड़कर आ गए हैं, तो वो गांव वाले को आपकी सेवा कैसे मिलेगी। गांव वाला भी तो पुरुष ही है ना, यानी मानव ही है ना, उसे कैसे आपकी सेवा मिलेगी। क्योंकि जो वास्तविक विद्वान थे वो तो अपना गांव छोड़कर शहर आ गए। तो ये जो आप इंटरनेट पर सर्विस दे रहे हैं, अपनी विद्या का लाभ उन लोगों को दे रहे हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है। मुंथा राशि के बाद मैं समाप्त करूंगा। मुंथा जिस वर्ष छठे, 8वें, 12वें भाव में आती है वो वर्ष थोड़ा परेशानी का होता है। जैसे भाव स्वामी होता है वैसे मुंथा का भी स्वामी होता है, मुंथेश भी होता है। पहले हम देखेंगे मुंथा किस भाव में, फिर देखेंगे मुंथा स्वामी किस भाव में, उससे वर्षफल का प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है। वर्षफल तो क्योंकि अब जो लोग आपके पास आते हैं ना उनको पता है मैं इतने साल में पैदा हुआ था, इतने साल में पढ़ा, इस साल मेरी शादी, उससे कुछ नहीं लेना। वो चाहता है मुझे बताओ अब क्या होगा, इस वर्ष क्या होगा। यानी तो जो दुकानदार के पास क्लाइंट मांग रहा है वही तो दोगे ना। उसे आप बता रहे हो भैया तेरी 13 वर्ष की उम्र में शादी हो गई या तेरे को चाइल्ड लेबर करनी पड़ी तो छोटी उम्र में कमाने लग गए, उन बातों से क्या लाभ है उसको। वो जानता है वो सब बातें उसी के जीवन में बीती है। वो जानना चाहता है वर्तमान की घटना, भविष्य में होने वाली कोई बुरी घटना। तो आपको इवेंट का समय निकालना आना चाहिए। तो इवेंट का समय विश्वोत्तरी से आप सब निकालते हो, 10-4 से निकालिए। मान लीजिए कैरियर का प्रश्न है, 10वें भाव में 7 नंबर राशि है। तो मान लीजिए 10वें भाव से संबंधित प्रश्न है, वहां 7 नंबर राशि है, तो उसमें जब आप 10 जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा। तो उस जातक को चाहे वो धनी है चाहे गरीब है, 17 वर्ष की आयु में ही कुछ ना कुछ अर्निंग करनी पड़ी, कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करना पड़ा जिससे धन आए। सभी 12 भावों में 10-4 ऐसे ही लगता है। अब आप कहेंगे 10 ही क्यों जमा करते हो, क्योंकि ये आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। आप हमारे मंसूरी सम्मेलन में आए, आपको याद रहेगा कि ये वहां सीखा था। इवेंट निकालना आपकी जरूरत है ना। हर व्यक्ति आपके पास क्या पूछने आता है, मैं विदेश कब जाऊंगा, 12वां भाव देख लीजिए, मेरा करियर कब स्टेबल होगा, 10वां भाव देख लीजिए, मुझे पुत्र कब प्राप्त होगा, 5वां भाव देख लीजिए। नियम वही है 10 और 4, जो वहां राशि है उसमें 10 जमा कीजिए, फिर 4-4 जोड़ते रहिए। सभी वो संभावित साल हैं,
सभी वो पॉसिबल ईयर हैं जब उसे वो वस्तु मिलेगी। तो मुंथेश से खत्म करता हूं। मुंथेश क्या है? मान लीजिए आपकी आयु इस वर्ष 14 साल की है, तो 12 साल का तो मुंथा का चक्कर पूरा हो गया। तो अब मुंथा कौन से भाव में आ जाएगी? दूसरे भाव में मान लीजिए मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो जब आप मुंथा की स्थिति पढ़ते हैं, जब आपको मंगल की स्थिति भी ध्यान में रखनी है। मुंथा अगर 6, 8वें, 12वें में आ गया तो उसे नहीं बोल देना कि कष्ट आएगा। अगर मुंथा स्वामी शुभ स्थिति में है तो कष्ट आएगा, चला जाएगा। बिल्कुल आसान प्रेम से फलित कीजिए। मैं आपको कल भी बताया था, कोई गेम शेम नहीं चल रहा है कि आपको 60 सेकंड में बताना है। और अगर कोई जल्दी में आता है, मुझे जल्दी बता दीजिए, उसे भेज दीजिए, भैया आपके लिए हम नहीं उपलब्ध है। अगर वो समय निकाल कर आपके स्थान पर आकर पूछता है, आप किसी शादी में गए हो, किसी फंक्शन में गए हो, वहां आपको कोई कुंडली दिखाने लग जाए, मत देखिए। ज्योतिष को सड़क का मसला मत बनाइए। आप जहां जो मिलेगा उसे ज्योतिष की सेवा दोगे, क्यों फालतू? आप कहिए मेरे स्थान पर मेरे समय में आइए, फिर बताऊंगा। सब्जी नहीं है, कहीं भी खरीद लोगे। हमारी गद्दी का एक सम्मान है। आप गद्दी पे बैठकर फलित करते हो, ज्यादा ठीक आएगा। वही फलित आप किसी शादी में कर रहे हो, नहीं ठीक होगा। स्थान के भी देव होते हैं, अपने स्थान पर फलित कीजिए। कहीं आप शादी में गए, वहां लोग आपको घेर के बैठ गए, रिश्तेदारी, चलते फिरते सड़क पर, स्वामी जी दुकान पर आए, कुंडली देख जो। क्यों भाई? आपको जरूरत है, आप मेरे घर आइए, मेरे ऑफिस में आइए, मेरे स्थान पर आइए। इस समय मैं उपलब्ध हूं, इस समय आइए। आपकी उपलब्धता नहीं देखूंगा मैं। अगर मैं 10 से 5 बैठता हूं तो 10 से 5 ही आना पड़ेगा आपको। अगर आप जल्दी में, तो मुझे तो समय ही नहीं है। आप कह रहे हो जल्दी जल्दी देख लो, तो मुझे भी समय नहीं है। वो समय निकालकर आपसे अनुमति लेकर आपके स्थान पर आए, तब फलित करना है, तभी फलित ठीक होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।